डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी कि मैं ये वीडियो बहुत देर से ला रहा हूँ। आप आज रात जल्दी भी सोने की कोशिश कर रहे होंगे। अगेन सॉरी फॉर दैट, लेकिन अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस में मैं वीडियो आज सुबह लाना चाहता था। लेकिन चलिए, देर आयत दुरुस्त आयत। रात में भी और सुबह भी आप इस वीडियो को देखेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा कल के एग्जाम में। यदि आप कोई अन्य एग्जाम दे रहे हैं तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। चलिए, बिना किसी भूमिका के शुरू करते हैं। सीयूईटी पीजी की ये अंतिम एपिसोड है इस सीरीज का 2026 के लिए, जिसमें कि हम पास 3 इयर्स के पेपर को एनालाइज कर रहे हैं एक्चुअल क्वेश्चन थीम वाइज। आज की थीम है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, जिससे आते हैं ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा नंबर इसमें और आईआर से भी। नो, लेट अस बिगिन। इससे पहले कि हम क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू करें, आपको बताना मेरा कर्तव्य है, आपका जानना अधिकार है कि यदि आप सीयूईटी पीजी के अलावा जामिया, सीपेट उड़ीसा, एएमयू या सीपीजी ये सब एग्जाम दे रहे हैं जो कि सीयूईटी पीजी से कवर नहीं होते हैं, तो आज से ही जो है उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई है। आप रजिस्टर कर सकते हैं अर्ली बर्ड डिस्काउंट के साथ। अपने नेम, टेलीग्राम आईडी, मोबाइल नंबर इस पते पे भेजें paulsciencehelp@gmail.com। चलिए, अब बहुत तेजी के साथ में शुरुआत करते हैं। मैं हड़बड़ी के चलते बहुत ज्यादा एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूं कि वीडियो छोटा रखा जाए। पहला क्वेश्चन जो 2025 में जो लेटेस्ट पेपर आता है उसमें पहला क्वेश्चन था, हु गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1934। आपको बता भी रहा, 1934 में किस इंडियन थिंकर ने कहा कि इंडियन के द्वारा गठित होनी चाहिए इंडिया की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करे। ऐसे सोचने वाले विचारक जो है एम एन रॉय थे। कई स्टूडेंट इसको जानते हैं। तो यहाँ पे ये भी जान लीजिए कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो पहले थिंकर थे जिन्होंने सोचा था कि इंडियन प्लानिंग कमीशन होना चाहिए या प्लानिंग होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये कहता है विच प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर प्रोसीजरल सेफगार्ड अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन। यदि आपको कोई अरेस्ट कर ले या कोई गिरफ्तार कर ले बिना किसी अपराध के कि आप शायद आगे कोई अपराध करेंगे, ये सारी बातें जो हैं वो डिटेंशन वर्ड आते ही। यदि आप डिटेंशन वर्ड देखोगे तो आपको आर्टिकल 22 याद आना चाहिए। कई लोग इसको जो है नेसेसरी न्यूसेंस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें डिटेंशन की प्रोविजन है कि आपको बिना किसी अपराध के भी इस आशंका में कि आप आगे कोई अपराध करेंगे आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। एट शेड्यूल क्या है, ये पूछा जा रहा है। द एट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द लड्डू क्वेश्चन को कहते हैं ना। वी ऑल नो कि ये लैंग्वेजेस के बारे में है, जिसको कि ऑफिशियल, आप ऑफिशियल नहीं, आप कहिए कि रिकॉग्नाइज्ड इंडियन लैंग्वेज। तो आपको पता होना चाहिए कि ये एट शेड्यूल में है, ये तो ठीक है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया था एट शेड्यूल, तो उसमें 14 लैंग्वेज थे। लेकिन 21st अमेंडमेंट 1967 से सिंधी जोड़ा गया, 15 हो गया। 71st अमेंडमेंट 1992 से जो है 3 जोड़े गए तो 18 हो गए। कोंकणी, मणिपुर, नेपाली और 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 में 4 फिर जोड़े गए, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। तो आज के डेट में 22 लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड है एज पर द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन sought to implement economic justice and equality of opportunity assured by the preamble by आर्टिकल 38(2)। 38(2) जो है वो सोशल जस्टिस या वेलफेयर की आर्टिकल है। पहले जो है 44th अमेंडमेंट से पहले केवल ये 38 होता था। बाद में इसमें एक और क्लाउज जोड़ के 38(2) और 38(1) और 2 बना दिया गया। ये चेंज जो है 44th अमेंडमेंट से आई। मतलब ये एक, आप कह सकते हैं, सोशल वेलफेयर की जो है क्लाउज है या आर्टिकल है। 38 और 39 जो है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के, याद रखिएगा। विच प्रोविजन वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। वी ऑल नो दिस। कई स्टूडेंट मेरे जानते हैं जो मेरे साथ बने हुए हैं कि 86 अमेंडमेंट से राइट टू एजुकेशन जो है को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया जाता है। ये आर्टिकल 21A में आता है। ये भी कई मेरे स्टूडेंट जानते हैं कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का पार्ट बनाया गया एजुकेशन होना है। मतलब एजुकेशन है तो लाइफ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट डिसीजन डिक्लेयर द राइट टू प्राइवेसी टू ए फंडामेंटल राइट। ये तो जस्ट जानते हैं तो जानते हैं, लेकिन ये केस इतना फेमस हो गया, के एस पुट्टू स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की, इसको सभी याद रखते हैं। अब हम यदि पिछले क्वेश्चन पे लौटे 86th अमेंडमेंट, तो एक बात और याद रखिए
कि 86th अमेंडमेंट ने फंडामेंटल ड्यूटी में भी अमेंड किया और 11वां ड्यूटी अपने पेरेंट्स के लिए जोड़ा कि अपने बच्चों को जो 6 से 14 साल वर्ष के अंदर है उनको पढ़ने के लिए जो है अच्छी सिचुएशन या अच्छा माहौल उपलब्ध कराएं, उनको काम में न लगा दे। 86th अमेंडमेंट इंक्लूडेड या इंसर्टेड 11th फंडामेंटल ड्यूटी इन आर्टिकल 51A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रोनोलॉजिकली अरेंज द अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कब कब ये आया है। आप ये जान सकते हैं यदि आप अमेंडमेंट को आपने गौर से पढ़ा है तो आपको पता है किस साल आया है। आपको तो इसमें ये भी नहीं जानना है किस अमेंडमेंट से हुआ है। लाइक शेड्यूल 9 आपको पता है फर्स्ट अमेंडमेंट से ही जोड़ दिया गया था, तो सबसे पहले होगा, इससे पहले तो कोई अमेंडमेंट हो नहीं सकती है। देन फर्स्ट शेड्यूल को अमेंड किया गया, सर्टेन टेरिटरी को इंडिया पाकिस्तान एग्रीमेंट के तहत बॉर्डर ट्रांसफर हुआ था। ये क्वेश्चन ये आपको जानना आसान नहीं है, लेकिन यदि कोई स्टूडेंट घुस करके देखा हो, प्रियम्बल के बारे में बेरूबारी केस पढ़ा हो, तो फिर इस अमेंडमेंट के बारे में उसको पता होगा, जिसमें 1960 में बेरूबारी और कुछ और क्षेत्र को आदान प्रदान किया गया था। तो ये 1960s आप रख लीजिए। तो ये यदि पहला है तो ये चलिए अभी तक दूसरा है। मिजोरम को जो स्टेट बनाया गया आपको पता है 1986 में बनता है, तो मिजोरम, गोवा और अरुणाचल प्रदेश तो काफी बाद में आएगा। और प्रियम्बल को जो अमेंड किया गया है, वी ऑल नो, तो एक ही बार हुआ है 1976 46 अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट से। तो इससे क्या निकल के आता है कि यहाँ पे आप, तो वी कैन सी कि ए बी के बाद डी आएगी, फिर सी आएगी। तो ए बी डी सी यहाँ पे है। तो ये थोड़ा सा आप ब्रेन की एक्सरसाइज कीजिए, और यदि आपने अच्छे से देखा है क्रोनोलॉजी अमेंडमेंट की, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं लगेगा। विच प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन फॉर पंचायत। स्टूडेंट रट लेते हैं, ये जो है वो इलेक्शन से रिलेटेड है, तो आई जो है फाइनेंस से है, लाइक दिस। तो के जैसे ही देखा जाए 243 के इलेक्शन। और यहाँ ये भी याद रखिए कि इसी आर्टिकल के तहत जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाई जाती है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ध्यान रखिएगा। उसका काम केवल पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द सेकुलर कैरेक्टर ऑफ पॉलिटी। यदि आप देखिए कि सेकुलरिज्म कहाँ पे है, फंडामेंटल ड्यूटी में ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रियम्बल में है सेकुलरिज्म लिखा गया है, 42nd अमेंडमेंट से इंसर्ट किया गया है। द एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में सेकुलरिज्म कहीं दिखता नहीं है, हमें फंडामेंटल राइट में जरूर दिखता है, आर्टिकल 25 एंड ऑल। आर्टिकल 75 तो बिल्कुल नहीं, तो एक यदि है तो प्रियम्बल। श्री विजयपुरम जो है वो किस प्रदेश की राजधानी है या किस यूनियन टेरिटरी की, ये आप गेस कर सकते हैं। वैसे ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, कई स्टूडेंट्स पे बम्प हो गए, क्योंकि सभी जो है वो अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर याद रखते हैं, लेकिन उसका नाम बदल के श्री विजयपुरम कर दिया गया, बहुत लोगों को पता नहीं था। इन विच ईयर डिड द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कि इंडियन सिटीजन जो है नोटा में वोट दे सकते हैं, मतलब किसी को भी वोट नहीं दिया, निगेटिव वोट। तो ये 2013 में आया था, और ये बहुत पॉपुलर डेट अब बन चुका है, लोग इसको याद रखते हैं। इसी साल मुझे लगता है वीवी पैट भी कहा गया था कि वोटर वेरीफाइड ऑडिट ट्रेल जो होते हैं वो भी देना है। और तो आप देख लीजिएगा, ये सभी पूछा जाता है किस इलेक्शन में पहली बार नोटा यूज हुआ, किस इलेक्शन में पहली बार वीवी पैट यूज हुआ है। हाउ मेनी डेज ऑफ वर्क इज गारंटेड इन एमजी नरेगा। मैं सीधा क्वेश्चन को सीधा कर देता हूँ। एमजी नरेगा आपको पता होना चाहिए कि अभी वी जी राम जी इन सब में बदल चुका है, तो ये भी याद रख लीजिए। जब ये एमजी नरेगा था, तो इसमें 100 दिन का जो काम है वो एक हाउस होल्ड को गारंटीड होता था, 5 किलोमीटर रेडियस उसके घर के आसपास। इससे क्वेश्चन, चूंकि इसका नाम बदल दिया गया, पूरा प्लान ही स्कीम ही बदल गई है नाम के साथ में, तो ये भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी का नाम इसमें कब जोड़ा गया था। वैसे तो 2005 में इनैक्ट हुआ था, 2006 से लागू हुआ, लेकिन 2009 में जो है महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया था इस स्कीम में। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट इंडिया में किस साल पास हुआ, ये भी क्वेश्चन कई लोगों को बम कर गया था, कौन याद रखता है, लेकिन 2001 में। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है वो है जहां की मामला सबसे पहली बार ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, उसके नीचे का कोई कोर्ट है ही नहीं। वैसे मामले फेडरल नेचर के हैं, और आर्टिकल 32 जहां कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होने का, बाकी कुछ भी नहीं, बाकी सब अपीलेट जुरिस्डिक्शन है। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज डेल्ट इन आर्टिकल 132, बिल्कुल गलत है, ये आर्टिकल 131 में है फेडरल जो डिस्प्यूट होते हैं, तो ये तो गलत हो गया।
यदि हम ए को निकाल दें तो दो ही बचता है, बी सी डी। अब डी को चलिए देखते हैं। द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन कंसर्न टू एनी डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट, ये बिल्कुल सही है, इसका मतलब कि यही सही होगा। अरेंज द फॉलोइंग अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फिर सेकंड टाइप का सेकंड ये क्वेश्चन है यही कि कौन सा अमेंडमेंट कब हुआ है। दादरा नगर हवेली जो है 12th अमेंडमेंट से होता है, अब तो मुझे याद है, तो चलो। एबोलिशन इलेक्शन ट्रिब्यूनल का 19th अमेंडमेंट से होता है, मुझे आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया, प्रीवी परस 26। और एज जो रिड्यूस हुआ है 61st। अब मुझे याद है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी याद होगा, वो क्वेश्चन टफ हो सकता है, लेकिन आप देखें कि ये सही सही ही अरेंज्ड है। मैं आपको सलाह दूंगा कि विकिपीडिया पे जाइए, लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लीजिए और उसको कम से कम 5-6 बार पढ़ लीजिए। पढ़ लेना चाहिए था, यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो एक बार तो एटलीस्ट कल सुबह पढ़ लीजिएगा। Which of the following statement are correct about the policy evaluation process in India? ये क्वेश्चन इनवैलिड था, लेकिन चलो फिर भी देखते हैं। द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज रिगार्डेड एज एन आर्म ऑफ द पार्लियामेंट, बिल्कुल गलत है। यदि ए गलत है तो ए और सही हो जाना चाहिए बी सी डी। तो अब चलो देखते हैं क्या बी सी डी सही है। द सी ए जी हैज ब्रॉड अथॉरिटी टू ऑडिट द ऑपरेशन एंड फाइनेंस ऑफ द गवर्नमेंट एक्टिविटी, सही है। The CAG provides adequate fund for government activity. Never, CAG का काम फंड प्रोवाइड करना नहीं है, ये तो पार्लियामेंट प्रोवाइड करती है। CAG ensures the accountability of the executive to the parliament. ये एक तरीके से ठीक है इनडायरेक्टली, लेकिन ये तो गलत है, इसके चलते ये क्वेश्चन ही पूरा इनवैलिड हो गया था। अब आइए सीयूईटी पीजी 2024 के कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, कुछ नहीं सारे क्वेश्चन को देखते हैं और ये भी कंपेयर करते हैं कि 25 से वो आसान थे या मुश्किल। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द मेक इन इंडिया पॉलिसी अडॉप्टेड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये तो याद है, तो याद है, जब मोदी सरकार आई थी तो बहुत सारे नए नए स्कीम लॉन्च हुए थे, उसमें से एक था जैसे जन धन, वो भी 2014 में मेक इन इंडिया थी 2014। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द रीजन फॉर कॉलिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। पता नहीं ये क्यों आजादी के पहले के जो मूवमेंट है उसको भी दे दिया इन्होंने, जब कोई सिलेबस में दिखता नहीं है। चौरी चौरा की जो इंसिडेंट्स हुई थी कि 22 करीब पुलिसकर्मी मारे गए थे, जला दिया गया था एक थाने को, उसके बाद गांधी जी ने कॉल ऑफ कर लिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब राज्यसभा के बारे में क्या सही है। द काउंसिल ऑफ स्टेट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, सही है। 1/4 ऑफ द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट रिटायर ऑन एक्सपायरेशन ऑफ एवरी सेकेंड ईयर, गलत है। 1/3, वी नो दिस। 1/3, एक तिहाई जो हर 2 साल पे रिटायर करते हैं, तो बी गलत हो जाने पे बी 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 और आंसर हो गया ए डी। सीधा अब आगे मत आ गया, आप पढ़ लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। Which of the following writs is issued by Supreme Court in case of illegal detention of person? यदि किसी प्राइवेट आदमी ने किडनैप कर लिया हो या सरकार ने डिटेन कर लिया हो, अरेस्ट जो आपको लगता है इलीगल है, तो आप रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस आप दायर कर सकते हैं, मतलब प्रोड्यूस द बॉडी। इसके थ्रू पांचों रिट को जरूर देख लीजिए। मंडमुस, वी कमांड, क्यू वारंटू, किस अथॉरिटी से आप एक पब्लिक ऑफिस को ऑक्युपाई किए हो। सर्जरी, वी सर्टिफाई कि आप सही, आपके जुरिडिक्शन में ये केस है या नहीं, इसको हम सर्टिफाई करेंगे, नहीं तो हम देखेंगे। एंड प्रोहिबिशन, डोंट लुक इनटू दिस केस, जस्ट स्टॉप। Consider the following statement: the president cannot send back a constitutional amendment bill for recommendation to the parliament. ये जो है 24th अमेंडमेंट से ऐसा प्रेसिडेंट के हाथ पांव बांध दिए गए हैं, तो ए से ए जो है बिल्कुल सही है। जुडिशरी ऑल्सो हैव द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, आई डोंट थिंक सो। जुडिशरी को अमेंड करने का कोई पावर नहीं है, सो बी इज रॉन्ग, बी इज रॉन्ग। तो ए सी डी जो है सही हो गई। कमांड कैपिटलिज्म जो है सेकेंड 5 ईयर प्लान, जिसको महालोबनीज प्लान भी कहते हैं, जिसमें कि बिग टिकट बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, जिसको कमांडिंग हाइट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कहा, पब्लिक सेक्टर जो है खोले गए थे, मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट थ्रू बिग इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी, बड़े बड़े बांध एंड डैम, ये प्लान था सेकेंड 5 ईयर प्लान। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकल बॉडी एम्बेड्समैन, जो लोकल बॉडी में जो ओम्बड्समैन होता है, लोकपाल, मतलब लोकल बॉडी पंचायत का लोकपाल, ये किस कमिटी ने रिकमेंड किया था। ये कमिटी थी सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, जिसके चेयरपर्सन थे वीरप्पा मोइली। पहल स्कीम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया था कि यदि आपको नहीं जरूरत है मिडिल क्लास को, तो आप गैस सिलेंडर की सब्सिडी खुद ही छोड़ दीजिए।
ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी था गरीब लोगों को एलपीजी सब्सिडी का, कि आप पहले मार्केट से खरीदिए और जो डिफरेंस प्राइस होगा आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। पहले सिलेंडर जो है वो सब्सिडाइज प्राइस में मिलती थी, वो अलग थी। अब है कि पहले आप मार्केट प्राइस पे खरीदो और जो मार्केट प्राइस और जो आपको सब्सिडाइज प्राइस का जो डिफरेंस होगा आपके बैंक अकाउंट में सीधा चला जाएगा। Which of the following is not covered under Article 21 of Indian Constitution? Right to life and personal liberty में कई तरह के right to privacy, right to clean air, right to shelter इस तरह दिए गए हैं। right to livelihood, right against solitary confinement कि हमें ऐसे मतलब मत रखो कि हम पागल ही हो जाएं। इवन जेल में भी राइट टू फ्रीडम फ्रॉम नॉइज पॉल्यूशन ये सब दिया गया, लेकिन राइट टू एक्टिव यूथनेसिया तो यूथनेसिया नहीं दिया सकता है। एक्टिव यूथनेसिया और पैसिव में क्या फर्क है यहाँ पढ़िए। एक्टिव यूथनेसिया जो एक तरह से किलिंग है, मर्डर है, इसकी आजादी थोड़ी दी जा सकती है, फंडामेंटल राइट नहीं हो सकता है। पैसिव अलाउड है, क्यों, पढ़ लीजिए। chronologically arrange the provision of constitution according to the order of its appearance। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जिस क्रम में कोई आर्टिकल आता है या कोई प्रोविजन उसको अरेंज करो। इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आप यहाँ देख सकते हो, ये आर्टिकल 15 है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ पर्सनल लिबर्टी 21 है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट डिटेंशन अभी हम लोगों ने देखा, इसके पहले 2025 में कि 22 है। फ्रीडम फॉर स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19 है। तो यदि इसको अरेंज करेंगे तो ए बी सी, ए बी, ए डी बी सी, तो ए डी बी सी हो जाएगी। अब यहाँ पे मैच करना है, यहाँ एक दो से ही आपको पता है मामला बन जाता है। राजेंद्र प्रसाद जो है चेयरमैन ऑफ द, वी ऑल नो कि अंबेडकर जी चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी थे। बी का 3 और बी का 3 देखिए, इससे ये क्रैक हो जाता है। एक से ही कोई भी क्रैक हो जाएगा। इवन राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उससे भी 50-50 होता है। whose regime in Indian politics is popularly known as one party dominant system। जब नेहरू जी थे तो वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम थी। रजनी कोठारी उसको कहते हैं कांग्रेस सिस्टम। मॉरिस जॉनसन जो कहते हैं सिंगल पार्टी डोमिनेंट सिस्टम। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड टू राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? 12 मेंबर जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं राज्यसभा से। वी शुड नो 238 जो है चुने जाते हैं, जिसमें से 20 यूनियन टेरिटरी और रिमेनिंग जो है 218 वो स्टेट से। Which of the following committee recommended the पंचायती राज सिस्टम? ये इनवैलिड क्वेश्चन हो गया क्योंकि इसमें से बलवंत राय मेहता कमेटी 1957, सेविंग कमेटी 1986, दोनों ने जो है पंचायती राज कमेटी को रिकमेंड किया था, इसलिए ये गलत हो गया। ये सबको ही पढ़ लीजिएगा। सबकारिया कमीशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा ऑन, तो ये जो है आर्टिकल 85 है, मुझे लगता है प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकते हैं। तो अपनी मर्जी से थोड़ी करते हैं, कुछ भी प्रेसिडेंट करते हैं वो रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे करते हैं। आर्टिकल 85(2) लिखा गया। आर्टिकल 74 इनके हाथ पांव को बांध देता है प्रेसिडेंट को, एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब चलिए हम लोग देखते हैं सीयूईटी पीजी 2023 और कंपेयर करेंगे कि ये दोनों साल की तुलना में क्या कठिन है या आसान। यहाँ मैं आपको बता दूं कि 2022 का जो पेपर था इंडियन पॉलिटी का, वो खासा टफ टाइप का था। उसके कंपैरिजन में 23 का पेपर थोड़ा मॉडरेट था। इसमें भी कुछ तो थे उटपटांग क्वेश्चन, लेकिन मोर और लेस 70% क्वेश्चन डुएबल थे। 2022 इसके बाद जो आप देखेंगे वो खासा टफ था और स्टूडेंट को काफी सरप्राइज किया था। 2021 was normal paper. The first delimitation was carried out under whose office? अब ये क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन स्टूडेंट को बम्प कर दिया था। जैसे बोलता है ना, गुड लेंथ बॉल जो आके माथे पे हिट करती है। डेलिमिटेशन क्या होता है? जो कंस्टिट्यूएंसी होती है, मान लीजिए ये है ईस्ट दिल्ली और इसको जो है आप चेंज कर रहे हैं यहाँ, ऐसे एक डेलिमिटेशन कमेटी होती है और वो टाइम टू टाइम काफ़ी सालों पे होती है। और जैसे नेक्स्ट जो डेलिमिटेशन होगी वो 2026 के बाद जो सेंसस होगी उसके बेसिस पे जो डेलिमिटेशन की जाएगी, काफ़ी दिन बाद होगी। तो ये डेलिमिटेशन की एक कमेटी ऑलवेज बनती है। जो फर्स्ट डेलिमिटेशन थी वो उस समय में तो कोई इंस्टीट्यूशन भी नहीं बना था, पार्लियामेंट भी, मतलब नई पार्लियामेंट का गठन भी नहीं हुआ था। तो प्रेसिडेंट ने जो है इलेक्शन कमीशन के हेल्प से जो है डेलिमिटेशन को किया था। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट कहा जा सकता है, लेकिन ये बहुत ही उटपटांग क्वेश्चन है। अभी ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट डिलिमिटेशन हो गया है? क्योंकि जो वुमेन रिजर्वेशन
नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ है, उसमें डिलिमिटेशन से उसको जोड़ दिया गया है कि जब नेक्स्ट डिलिमिटेशन होगी तब ये लागू होगा। और ये आपको पूछा सकता है कि डिलिमिटेशन जो है वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इतने आगे बढ़ा दिया गया। वो वाजपेयी जी के टाइम में हुआ था, शायद 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसको जरा चेक कर लीजिएगा, मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ, जिसमें ये हुई थी कि अब जो अगली डिलिमिटेशन होगी, जैसा मैंने आपको बताया, वो 2026 के सेंसस के बाद जो परिणाम आएंगे जनगणना के, उसके बेसिस पे कमेटी बनेगी। तो वो आर्टिकल, वो उस अमेंडमेंट को याद कर लीजिए और डिलिमिटेशन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, पार्टी अलायंस सिंस 1990 हैव बीन ऑन द टेरिटोरियल कंपैटिबिलिटी देन आइडियोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी। Statement 2 है, BJP's alliance of 98, 99, 2004 and 2009 were not territorially compatible. अब ये स्टेटमेंट खुद जो है बहुत कंफ्यूजिंग है कि ये टेरिटोरियल कंपैटिबिलिटी एंड आइडियोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी तो मैं मान सकता हूँ कि बीजेपी एक राइट विंग की पार्टी है, तो वो यदि शिवसेना के साथ अलायंस करती है तो वो आइडियोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी है। लेकिन यदि बीजेपी मान लीजिए कम्युनिस्ट पार्टी के साथ अलायंस करती है तो डेफिनेटली ये नहीं है। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि पार्टी अलायंस सिंस 1990 हैव बीन ऑन टेरिटोरियल कंपैटिबिलिटी रादर देन आइडियोलॉजिकल। टेरिटोरियल कंपैटिबिलिटी मतलब कि यदि आप एक रीजन में ऑपरेट कर रहे हैं तो आपने मतलब गठजोड़ कर लिया टेरिटरी के बेसिस पे कि मैं इस एरिया में हूँ, आप उस एरिया में स्ट्रांग है, तो दोनों कर लिए, तो ठीक है, मतलब इसको आप टेरिटोरियल कंपैटिबिलिटी को आप पढ़ सकते हैं कि प्रैक्टिकल बेसिस पे, प्रैग्मेटिक। तो ये सही है, मान लीजिए, थोड़ी वेग है, ट्रू। और बीजेपी का अलायंस भी यदि आप देखेंगे इन सब में वेयर नॉट टेरिटोरियली कंपैटिबल, तो इसको आप क्या कहेंगे? मतलब बीजेपी ने भी एक तरह का टेरिटोरियल कंपैटिबिलिटी क्या प्रैग्मेटिक बेसिस पे किया, कोई आइडियोलॉजिकल बेसिस पे तो हुई नहीं थी अलायंस, आपको पता है। कई पार्टियों को ऐसे जो बीजेपी के आइडियोलॉजी से अलग थे उनको एनडीए में लाया गया था, तो ये जो है नॉट जो है ये फॉल्स हो जाता है। बट वेग क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन वेग हैं। Which two among the following did B.R. Ambedkar identify as critics of social reform in India? ये थर्ड क्वेश्चन है जो आपको बम करता है, वेग है। देखिए, B.R. अम्बेडकर या राजा राम मोहन रॉय, ये सब वो थिंकर थे, या टैगोर भी, जो पहले सोशल रिफॉर्म को ऊपर रखते थे पॉलिटिकल रिफॉर्म या पॉलिटिकल फ्रीडम से। तो अंबेडकर जो है वो क्रिटिक थे उन लोगों के जो सोशल रिफॉर्म को नीचे रखते थे पॉलिटिकल रिफॉर्म से। तो उसमें पॉलिटिकल रिफॉर्मर आएंगे एंड सोशलिस्ट जो थे, ऑफ कोर्स अंबेडकर भी एक टाइप के सोशलिस्ट थे, लेकिन यदि आप हार्डकोर सोशलिस्ट कहिए तो वो भी सोशल रिफॉर्म को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। तो इसलिए ये हो सकता है, लेकिन यहाँ सोशलिस्ट थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन फिर भी अगेन मैं कहूँगा ये सब बहुत वेग है, आप इसमें से और कोई चुन नहीं पाएंगे, इसकी सही आंसर भी यही थी। तो ये तीन क्वेश्चन आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन यहां से जो है क्वेश्चन थोड़े आसान होने लगते हैं। अरेंज द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इन राइट ऑर्डर। तो इसमें आपको कोई ज़्यादा दिमाग इसलिए नहीं देना है कि यदि आप नहीं भी जानते हैं कि कौन से किस आर्टिकल में है, वैसे तो ये 32 में है, राइट टू लाइफ 21 में है, राइट टू फ्रीडम 19 में है, राइट टू इक्वलिटी 14 में, आपको सब पता होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें ए सबसे लास्ट में है 32, उससे बाद तो कुछ हो नहीं सकता है, सबसे बाद में ये आया है। तो ये इतना आसान हो जाता है, केवल आप इसको यहाँ लाइए और मैच कर लीजिए। तो इस तरीके से भी आप इसको क्रैक कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। ये रिट को, जो रिट्स हैं डिफरेंट, जो फंडामेंटल राइट को इस्टेब्लिश करने के लिए कोर्ट ऑर्डर इशू करते हैं, उसको रिट कहते हैं, उसको मैच करना है। तो हैबिया कॉर्पस का मतलब होता है प्रोड्यूस द बॉडी। यदि किसी ने इलीगली डिटेन कर दिया हो, चाहे प्राइवेट पार्टी ने या गवर्नमेंट ने आपको अरेस्ट कर लिया हो, तब भी हैबियस कॉर्पस रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बहुत मजेदार है कि केवल आपको एक ही से ये मैच कर जाता है। मतलब आप देखिए कि ए का 3, हैबिया कॉर्पस टू हैव ए बॉडी या प्रोड्यूस द बॉडी,
ए का 3 और उसी से ये क्रैक हो जाता है, मतलब इट्स सो इजी। बाकी आप मैच कर लीजिएगा, मंडूबस मतलब वी कमांड, क्यू वारंटी मतलब आप क्यू वारंटो मतलब किस अधिकार से आप एक पर्टिकुलर ऑफिस पे हो। मान लीजिए कोई बोले कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको नहीं होना चाहिए अपने पद पे, उनकी नियुक्ति अवैध है, तो उन पर क्यू वारंटो नोटिस जारी हो सकता है या रिट पिटीशन एक्सेप्ट हो सकती है। सर्ट्यूरी जो है हायर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट के ऑर्डर को एक तरह से चेंज कर देता है या अपने यहाँ मंगवा लेता है लोअर कोर्ट के प्रोसीडिंग्स को कि हम इसको जो है देखेंगे। ओके, सो यहाँ पे जो मैंने दिया है इंफॉर्मेशन जरूर देख लीजिएगा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। जो पांचवी इसमें रिट जो इसमें लिखी गई नहीं है वो प्रोहिबिशन है, जिसमें कि हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को स्टॉप कर देता है आगे की प्रोसीडिंग्स करने से, जो बहुत स्पष्ट है इसके वर्ड में ही है। एंड यहाँ 32 जो आर्टिकल और 226 दो आर्टिकल के तहत जो है रिट पिटीशन एक्सेप्ट किए जाते हैं। इन दोनों की जो जुरिस्डिक्शन है वो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 32 का बहुत नैरो है, केवल फंडामेंटल राइट के लिए आप पिटीशन दायर कर सकते हैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन, जबकि 226 का दायरा थोड़ा बड़ा है। यहाँ पे आप किसी कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल राइट के हनन होने पे भी रिट पिटीशन आप दायर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है बिटवीन 32 एंड 226। यहाँ एडजर्सन है, रिजर्वेशन ऑफ ए स्टेट बिल फॉर द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज ए डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर। यस, ये है आर्टिकल 200, आप पढ़ लीजिए, मैंने यहाँ दिया है कि रख सकते हैं वो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए गवर्नर का एक तरह का डिस्क्रिशनरी पावर, इवन इफ द बिल इज पास्ड बाय द legislature of the state. This could be achieved through amending Article 156 of Indian Constitution. एक तो पता नहीं amending क्यों लिखते हैं, और ये आर्टिकल भी गलत इन्होंने दिया है। आर्टिकल 156 जो है टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द गवर्नर है, और ये बात है आर्टिकल 200 में, तो ये तो डेफिनेटली फॉल्स है और ये ट्रू है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द गवर्नर ऑफ स्टेट। सब क्वेश्चन बहुत आसान होते जाता है क्योंकि मिनिमम एज गवर्नर का 35 ईयर है, तो बी को आप जो है एलिमिनेट कर सकते हैं, तो बी यहाँ है। इसी तरह से द प्रेसिडेंट कंडक्ट द ओथ ऑफ द गवर्नर, नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट कंडक्ट द ओथ, तो सी को भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, तो सी यहाँ है, सी यहाँ, तो एक ही बच जाता है फिर, तो आप पढ़ लीजिए। Given below two statement, तो एजर्सन देखते हैं, जुडिशियल रिव्यू इज ए प्रोसेस टू रिस्ट्रेन द एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर फ्रॉम एक्सरसाइजिंग पावर विच मे नॉट बी सैंक्शन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑफ कोर्स यही है, ये भी है कि जुडिशियल रिव्यू जो है कोई ऐसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी ना करे, ना तो कोई एक्ट पास हो जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, ना ही एग्जीक्यूटिव कोई ऐसा ऑर्डर पास करे जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। जुडिशियल रिव्यू इसके लिए होती है, तो ट्रू है। द सोर्स ऑफ पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज आर्टिकल 12। नो, ये गलत है। आर्टिकल 13(2) से जुडिशियल रिव्यू ड्रॉ करता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पावर, तो ये फॉल्स है। When the President of India addresses a joint session of the Parliament, who preside over the session? ये बहुत ही क्यूरियस क्वेश्चन है जो अच्छा है, थोड़ा टफ जरूर है। इस सेशन को जिसमें प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को, कोई भी प्रिसाइड नहीं करता है, सो नो वन। और ये आर्टिकल 87 के तहत आता है, और ये भी जानना आपके लिए जरूरी है कि ये स्पेशल एड्रेस हर साल के फर्स्ट जब हाउस जुटती है तब होती है, और पहली बार जब फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, अभी जनरल इलेक्शन होगी तो जून में जब नई लोकसभा आएगी तो उस समय में पहला एड्रेस होगा, और फिर हर साल के पहले जो सेशन जो शुरुआत होगी वहां पे होगी। आर्टिकल 87, ये भी आसान है। ये सब क्वेश्चन अब आसान होते जा रहे हैं। यहाँ भी आपको केवल ये इधर डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल है, ये बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन होता है। यहाँ भी आर्टिकल 50 केवल यदि आपको पता है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, तो डी का 3 केवल एक ही में है, आपका क्रैक हो जाता है, बाकी मैच कर लीजिएगा। आर्टिकल 226 अभी मैंने आपको बताया, ये जो है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रेट्स है, और आर्टिकल 32 होता तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हो जाता है। The term of the Lok Sabha was extended to 6 years by which of the following amendment? We all should know कि ये 42nd amendment जब इमरजेंसी लगी थी उस समय में 76 में हुआ था, 1 साल के लिए बढ़ाया गया था। The power of Supreme Court of India to decide dispute between the center and the state fall under its original jurisdiction, क्योंकि ये एक फेडरल कोर्ट है,
फेडरल कोर्ट का मतलब ही होता है कि जो फेडरेटिंग यूनिट है, जिसको अपने स्टेट कहते हैं, और जो सेंट्रल यूनियन, उसके बीच के झगड़े, दो और दो से स्टेट के बीच के झगड़े, इन सब को निपटाए। ये आर्टिकल 131 के तहत जो है ये लिखित है, मतलब इंश्राइंड है। तो इसके अलावा जो है आपको अपीलेट जुरिडिक्शन भी जानना चाहिए। आर्टिकल 132 से 134 पे लिखा हुआ है, और आर्टिकल 143 एडवाइजरी जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, जहां पे कि प्रेसिडेंट एडवाइस ले सकते हैं सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पर सुप्रीम कोर्ट से। तो ये तीनों जुरिडिक्शन के आर्टिकल को आपको जानना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस डज नॉट कम अंडर यूनियन लिस्ट? ये क्वेश्चन अच्छा नहीं है। वैसे आप इसको एलिमिनेशन से बेटर बना सकते हैं। कॉरपोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स जो है, एंड टैक्स ऑन कंपनीज, कैपिटल ऑफ कंपनी, सब डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगाएगी। कैपिटेशन टैक्स जो है स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। ये होता क्या है मैंने यहाँ लिख दिया है, और ये टैक्स इंडिया में उसे जनरली लगता भी नहीं है। Which of the following does not find mention in the preamble of Indian Constitution? preamble के एक एक वर्ड को आपको याद रखना चाहिए। उसमें dignity of the individual है, fraternity है, unity and integrity of nation है, but dignity of constitution नाम का कोई ऐसा फ्रेज नहीं है। ये 3 वर्ड जो जोड़े गए थे, सेकुलर, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी, 42nd अमेंडमेंट से जरूर याद रखना है। In the history of Parliament of India, how many times the parliamentary proceedings were censored? ये क्वेश्चन इनवैलिड जैसा है, क्योंकि पार्लियामेंट प्रोसीडिंग कैसे सेंसर होगा? हाँ, सेंसर मोशन पास होती है, उसका भी इतने बार इतना कोई ऐसा रिकॉर्डेड भी नहीं कितने बार सेंसर मोशन पास हुआ है। सेंसर मोशन क्या होता है कि मतलब यदि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में या किसी मिनिस्ट्री के अगेंस्ट में ऐसी मोशन पास हो जाए कि इस मिनिस्ट्री ने ऐसा बहुत गलत काम किया, एक तरह का झिड़की देती हुई मोशन। और वैसे कैसे पास होगी? किसी गवर्नमेंट को यदि पावर में है तो वो कभी पास होने देगी नहीं। तो पता नहीं इसका क्या, इन्होंने क्या आंसर दिया था। आई थिंक वंस स्टेबल दिया था, मुझे याद भी नहीं है, और ये चैलेंज भी किया गया था, इनवैलिड भी डिक्लेयर हुआ था, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन है 2023 का। इट हैज बीन, यहाँ भी इतना वेग है, इट हैज बीन फाउंड अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो और अजीब सा सेंटेंस, और फिर अप्रोप्रिएट, मतलब चलिए कौन इसके बारे में सही है। ये इसलिए आसान हो जाता है कि यहाँ देखिए 4 में से 3 स्टेटमेंट सही है, और पहला ही स्टेटमेंट, द एंड ऑफ इमरजेंसी लेड टू द डिक्लाइन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऐसा आपको पता है बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि इमरजेंसी के ठीक बाद के इलेक्शन में इंदिरा गांधी हार गई थी। यदि इलेक्शन कमीशन नहीं सही काम कर रहा था, वो सरकार के हाथों में कठपुतली होती, तो शायद कुछ और भी हो सकता था। तो इसलिए यही साबित करता है कि ये स्टेटमेंट गलत है। तो ए को यदि आप हटा देंगे तो BCD होगा। वैसे आप बाकी पढ़ लीजिएगा, इसमें TN सेशन का दौर था, और उसमें इलेक्शन कमीशन ने अपनी इज्जत काफ़ी बढ़ा ली थी, और बहुत ज़्यादा वो रेगुलेटरी एक्टिविज्म शो करते थे, जहाँ पे कि पॉलिटिकल पार्टी और इवन सत्ताधारी जो दल हैं वो सब उनसे एक तरह से काफ़ी खौफ में जो है उस समय पार्टियां थी TN सेशन के इलेक्शन कमीशन से। और इलेक्शन कमीशन की वैसे इज्जत जो है एज ए इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी काफ़ी बढ़ी। डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि आप इस स्लाइड तक पहुंच गए हैं तो आपके पेशेंस को और परसिवरेंस को सलाम, एंड गुड लक फॉर टुमारोज एग्जाम। और यदि आप इसके बाद भी JMI, CPET, उड़ीसा, AMU, CPG, ये सब PGT दे रहे हैं जो CUT PG से बाहर है, तो आपके लिए गोल्डन चांस है रजिस्टर करने का। अपना मेल करें, नेम, टेलीग्राम ID, मोबाइल नंबर, और एग्जाम भी बताएं किस एग्जाम के लिए आप करना चाहते हैं, paulsciencehelp@gmail.com पे। इस तरीके से आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको जवाब देने की। मिलते हैं टुमारो अगेन मेमोरी बेस्ड रिकॉल क्वेश्चन लेके CUT PG के लिए। तब तक के लिए गुड लक, क्रैक द CUT PG। बाय।